नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरी में। अभी तक के कक्षाओं में हम लोगों ने पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में के खंड में मोहम्मद गौरी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मोहम्मद गौरी के टॉपिक पर हम लोगों ने उस समय के तत्कालिक भारतीय राजनीतिक दशाओं के ऊपर चर्चा किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय किस प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों पे अलग अलग राजवंशों के का शासन था और किस प्रकार भारत राजनीतिक रूप से अस्थिर एवं कमजोर था। आज के इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारणों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण आक्रमणों की भी चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी एक घोर साम्राज्यवादी था। गजनी के पतन के बाद जब गौर का उदय हुआ, तब गजनी के शासक लाहौर में रहकर शासन करने लगे। मगर मोहम्मद गौरी हमेशा से गजनवी वंश के शासकों के तरफ से आशंकित था। इस कारण वह गजनवी वंश के अंतिम अवशेष को समाप्त कर देना चाहता था। इस कारण मोहम्मद गौरी के लिए लाहौर एवं मुल्तान पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया था। दोस्तों, जो अफगानिस्तान में जो दो प्रमुख राज्य हुए, जिनमें सबसे पहले गजनी का उदय होता है, जिसपे महमूद गजनवी शासन करता है, एवं उसके पतन के बाद गौर वंश या फिर गौर नगर का उदय होता है, राजवंश का उदय होता है, जिसका प्रमुख राजा शासक मोहम्मद गौरी था। चूंकि गजनवी वंश के भग्नावशेषों पर ही गौर वंश की स्थापना होती है, इसलिए मोहम्मद गौरी हमेशा से महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों, वंशजों एवं गजनवी वंश के शासकों की तरफ से आशंकित था एवं उनका समूल नाश कर देना चाहता था। इस कारण हमें महमूद गौरी का भारत के पंजाब एवं मुल्तान के भाग पर आक्रमण करना अवश्यंभावी नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी के विजय की कहानियां सुन रखी थी एवं उसने यह भी सुन रखा था कि किस प्रकार महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। अतः धन की अभिलाषा में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। एक धार्मिक मुसलमान होने के नाते इस्लाम का प्रचार करना, मूर्ति पूजकों के देश पर आक्रमण करना वह अपना कर्तव्य समझता था। कहीं न कहीं इस धार्मिक कारण ने भी मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसने भारत पर आक्रमण किया। आर्थिक, धन की अभिलाषा, धार्मिक, इस्लाम का प्रचार, राजनीतिक, मुल्तान एवं पंजाब के क्षेत्र पर से गजनवी वंश के शासकों को समाप्त करना। अब हम मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के स्वरूपों की चर्चा करेंगे। मुल्तान एवं कच्छ की विजय। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान एवं कच्छ पे आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी मुल्तान तथा कच्छ को जीतने में कामयाब हो गया। इसके बाद 1178 में गौरी के द्वारा गुजरात को जीतने का असफल प्रयास किया गया, जिसमें संभवतः मूलराज द्वितीय अथवा भीमदेव ने माउंट आबू पर्वत के समीप उसे बुरी तरह से पराजित किया। दोस्तों,
मोहम्मद गौरी की ये एक बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद उसने गुजरात के तरफ पलट करके आक्रमण करने की कभी नहीं सोची। इतिहासकार इस बात पे मतभेद करते हैं, मतभिन्नता प्रकट करते हैं कि मोहम्मद गौरी को हराने वाला राजा मूलराज था या भीमदेव था। दोस्तों, माउंट आबू की हार से मोहम्मद गौरी को यह एहसास हो गया कि भारत को जीतने के लिए पंजाब पर अधिकार आवश्यक है। दोस्तों, हम यहां देखने वाली बात यह है कि पंजाब ने गुजरात में मोहम्मद गौरी की हार को कैसे सिद्ध किया। यहां हम देख रहे हैं कि गौर, इस नक्शे में हम देखते हैं कि गौर जहां से महमूद गजनबी शासन करता था, यह गजनी जहां से महमूद गजनबी शासन करता था। यह खैबर पास है जिसके थ्रू पंजाब में, अफगानिस्तान के रास्ते पंजाब में इंटर किया जा सकता है। यह पंजाब है, लाहौर के आसपास का क्षेत्र, यहां के रास्ते पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत के इलाकों में इंटर किया जा सकता। महमूद गजनबी ने इसी रास्ते को चुना था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने उस रास्ते को न चुन करके गौर से गजनी होते हुए गोयल पास को चुना और इस गोयल पास के थ्रू वह मुल्तान पर गया, मुल्तान को जीता। मुल्तान के बाद कच्छ के इलाके को जीतने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में गुजरात के शासकों के द्वारा उसे हरा दिया जाता है। इस कड़ी में उसने लाहौर को बाईपास किया था और यह लाहौर और पंजाब का वही भाग है जहां पे गजनवी वंश के शासक शासन कर रहे थे। इधर से उसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण मोहम्मद गौरी की हार हुई। इसलिए मोहम्मद गौरी ने दोबारा जब आक्रमण किया तो उसने सोचा कि पहले गौर के शासकों लाहौर एवं मुल्तान से गजनवी वंश के शासकों को खत्म करना होगा। पंजाब के क्षेत्र पर जीत के उद्देश्य से 1179 ईस्वी में की हार के बाद ही गौरी ने पेशावर पर आक्रमण किया, जिसके बाद 1180 में लाहौर तथा उसके बाद देवल एवं सियालकोट के किले पर अधिकार कर लिया। 1190 तक संपूर्ण पंजाब गौर साम्राज्य का भाग बन गया, जिसके बाद गौरी दिल्ली तथा गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, जब गौरी ने पंजाब का यह जो क्षेत्र था लाहौर के आसपास का, उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो इसकी जो सीमा थी, जो गौरी की जो सीमा थी, जब यहां तक के क्षेत्रों पर वो विजय प्राप्त कर लिया तो गौरी की जो सीमा है वो भारतीय सीमा से टकराने लगी और यहां जो शासन कर रहे थे चौहान लोग शासन कर रहे थे, चौहान वंश के लोग शासन कर रहे थे। जब चौहान वंश के राजाओं में पृथ्वीराज चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो 1190 तक जो था मोहम्मद गौरी की जो राज्य की जो सीमा थी वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा के बिल्कुल पास चली गई, उस एक दूसरे से टकराने लगी। तो इस कारण पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध जो भिड़ंत जो था वो अवश्यंभावी हो गया। इसके बाद के क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां होती हैं। पहली तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।